प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। हमको एक समीकरण दे रखी आर, ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट पी के अंदर। आर मतलब रिएक्टेंट क्रियाकारक, ये उत्पाद बना रहा है। तो इसके लिए वेग समीकरण क्या होगी? वेग समानुपाती होगा आर है इसकी पावर एन के, और ये यहां पर एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। ये इससे पहले हम शून्य कोटि का अभिक्रिया में देख चुके हैं। अब वेग है, इसकी अवकलित वेग समीकरण क्या होती है? माइनस डी आर अपॉन में डी टी बराबर किसके? अगर इसके बारे में नहीं पता हो तो इससे पिछला वीडियो देख लेना शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए। तो बराबर किसके हो जाएगा? समानुपाती घटाए हमने स्थिरांक क्या लगा दिया? के। अब आर, ये जो बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता को दर्शाता है, और इसकी पावर अब कितनी है? 1। तो हमने n बराबर कितना रख दिया? 1 रख दिया। n बराबर 1 का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया कोटि है वो कितनी है? 1। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया उसके लिए देख रहे हम। उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस डी आर अपॉन में आर। तो ये जो आर था इसको हम इधर ले आए तो डी टी इधर चला जाएगा। देखो माइनस डी आर, ये आर इधर ले आए, बराबर क्या आ गया? डी टी इधर चला गया, के डी टी। उसके बाद दोनों तरफ -1 से गुना करने पर, तो ये माइनस है, इससे बाहर अगर एक माइनस लगा देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो डी आर अपॉन में आर बराबर, यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का था पहले। तो ये आ गया डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के डी टी। ये हमारी आगे समीकरण 1। उसके बाद में अब देखो डी आर अपॉन में आर, तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है एल एन आर। क्या होता है? एल एन आर। इसको ऐसे समझो, देखो ध्यान से। डी एक्स अपॉन में एक्स बराबर होता है लोग बेस ई एक्स, या इसको हम बोलते हैं बराबर एल एन एक्स। या इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट, जब एल एन को हटाएंगे 2.303 लोग बेस 10, और ये एक्स ऐसा कैसा आ जाएगा। दोबारा सुनना ध्यान से, इसको चाहे बायो वाले बच्चे को अच्छे तरीके से याद रख लेना जिनके पास में बायो सब्जेक्ट है। डी आर अपॉन में आर है तो इससे मिलता जुलता है डी एक्स अपॉन में एक्स बराबर क्या होता है? एल एन लोग बेस ई एक्स, ये इसको हम क्या बोलते हैं? एल एन एक्स। और जब भी एल एन को हम हटाते तो इसकी वैल्यू होती है 2.303 लोग बेस 10, ये इसकी वैल्यू होती है एल एन की वैल्यू। तो हमने क्या किया, ये जो हमारी समीकरण 1 थी, तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर हमने क्या किया? समीकरण 1 का समाकलन किया। तो जब हम समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, देखो ध्यान से किस प्रकार होगा। डी आर अपॉन में आर बराबर क्या जाएगा? एल एन आर, क्योंकि डी एक्स अपॉन में एक्स बराबर क्या होता है? एल एन एक्स होता है। क्या होता है? एल एन एक्स। ये ब्रैकेट में कर दे, इसको आप याद रख लेना चाहिए अलग से। तो डी आर अपॉन में आर को हम क्या बोल लेंगे? एल एन आर। यहीं पर गड़बड़ी करोगे बच्चों, ध्यान से देख लेना इस चीज को। एल एन आर बराबर, अब देखो के तो क्या है? एक स्थिरांक, तो माइनस के ऐसा कैसा आ गया? डी टी है, इसका समाकलन आता है टी, प्लस में सी आएगा समाकलन स्थिरांक। तो यहां तक क्लियर है बिल्कुल। डी आर अपॉन में आर, इसका समाकलन होता है एल एन आर। उसके बाद में माइनस के ऐसा कैसा आ गया? डी टी का समाकलन आ गया टी, और एक समाकलन स्थिरांक हमने लगा दिया सी। तो ये आ गया हमारी समीकरण 2। अब हमको क्या करना है? जो हमारी समीकरण 2 है, इसमें जो सी दे रखा है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप खुद से सोचो, सी की वैल्यू हमने शून्य कोटि का अभिक्रिया है उसमें भी निकाली थी, तो सी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सिंपल सी चीज, अगर हम समय टी, इसको अगर मैं 0 कर दूं तो ये हमारा पूरा पद खत्म हो जाएगा, तो सी की वैल्यू बच जाएगी। ये यहां केवल क्या बचेगा? सी तो बचेगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी जो भी होगी। अगर मैं यहां समय कितना कर दूं? 0 कर दूं, जब समय 0 होगा तो माइनस के से गुणा होकर के पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? केवल सी। तो समाकलन स्थिरांक के सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे। देखो
जब t बराबर 0 हो तो r बराबर किसके हो जाएगा, r नोट के का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जहां t है वहां पर तो हम 0 रख देंगे। और जब समय t 0 होता है, जब समय t बराबर कितना है, 0 है, तो मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में आपको शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए जब आप समाकलित वेग समीकरण पढ़ रहे थे, तो जब भी आप समय को 0 करोगे तो जो हमारा क्रिया कारक है r, जो हमारा क्रिया कारक क्या है, r है, इसकी जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हो जाती है। देखो r चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट पीक के अंदर। जब अगर मैं समय t बराबर कितना कर दूं, 0, तब क्या होगा, यहां जो ये r है ये कितना हो जाएगा, r नोट के बराबर, और प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0, क्योंकि अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। तो सारा क्या होता है, क्रिया कारक होता है। तो समय 0 पर हमेशा क्रिया कारक है, उसकी सांद्रता क्या रखोगे आप, r नोट रखो, क्या रखोगे, r नोट। तो यहां ये कह रहा है समय इसने कितना कर दिया, 0, तो r है क्रिया कारक की सांद्रता है बड़ा ब्रैकेट, इसके स्थान क्या रखना अपने को, r नोट, मतलब इसकी प्रारंभिक सांद्रता रखनी। तो रख दो, जो समीकरण 2 है ये हमारे समीकरण 2, इसमें जहां t है वहां पर तो 0 रखना है, और जहां पर r है वहां पर क्या रखना है, r नोट। तो यहां देखो r के स्थान पर मैंने क्या कर रख दिया, यहां पर r नोट, और जहां t था उसका मान कितना रखना है, 0, तो यहां मैंने रख दिया 0। जैसे ही मैंने ये मान रखे तो हमने क्या देखा इसमें कि ये जो पद है ये कैंसिल हो गया हमारा, तो यहां पर केवल क्या बचा, c, और c किसके बराबर आ गया, ln r नोट के, तो c बराबर आ गया ln r नोट। ये हमारी होगी समीकरण 3। तो c की वैल्यू हमारी आ गई, तो c की वैल्यू क्या आई, ln r नोट। तो जो हमारी समीकरण 2 है इसमें हम c की वैल्यू रख देंगे केवल, तो बाकी सारा चीज ऐसी कैसे रखनी है अपने, देखो समीकरण 3 में c का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो देखो ln r बराबर -kt प्लस में, अब c का मान देखो समीकरण 3 में कितना है, ln r नोट, तो ln r नोट। ये हमारी आगे समीकरण 4, और मैंने यहां पर स्टार का चिन्ह लगा रखा है। क्या लगा रखा है, स्टार का चिन्ह। क्यों लगा रखा है, क्योंकि अपने लिए ये समीकरण है ये वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा काम में आएगी। ये ग्राफ बनाएंगे तब भी ये समीकरण हमारे काम में आएगी। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो समीकरण 4 आ गई। उसके बाद हमने केटी को इधर लिया, तो इधर आकर ये प्लस का हो जाए, केटी बराबर, इसको हमने इधर लेकर गए, तो ln r नोट तो पहले ही था, अब ये किसका हो जाएगा इधर जाकर, माइनस का, तो माइनस ln r। तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल, केटी हमने इधर ले आए और ln r को हमने उधर ले लिया। अब केटी बराबर, अब देखो हमने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा है, log a माइनस log b, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, log a माइनस log b बराबर क्या होता है, log a बटे b, यही होता है फॉर्मूला। तो देखो इस फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई कर देता हूं। देखो kt बराबर, अब log a माइनस log b, तो log a बटे b, तो kt बराबर ln r नोट अपॉन में r, इस फॉर्मूले से आ गए। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। उसके बाद में अब k मैंने इधर रख लिया, तो t इधर चला जाएगा, तो इधर जाकर बटे में आ जाएगा। देखो k, तो k ऐसा कैसा है, t इधर गया तो 1 बटे t हो गया यहां जाकर के, बाकी सारा ऐसा ऐसा, ln r नोट अपॉन में r। उसके बाद में k बराबर, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था ln है, ln इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो ln इसकी वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10। दोबारा सुनना ध्यान से, यहां जो ये ln है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.303 log बेस 10। तो जो हमारी ln थी इसकी वैल्यू मैंने यहां पर रख दी,
2.303 log बेस 10। ये t है तो t ऐसा कैसा आ गया, और r नोट अपॉन में r। ये हमारी समीकरण आ गई 4। जो हमारी समीकरण 4 है, इससे हम k है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखो k हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको क्रिया कारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता चाहिए r नोट, और r उसकी अंतिम सांद्रता, और यहां क्या चाहिए हमको, समय चाहिए। तो हम इजीली जो k है इसकी गणना कर सकते हैं। उसके बाद में अब ये जो समीकरण है हमारी, ये आगे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम में आएगी। ये समीकरण हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम में आएगी। और दूसरी, जब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निकालेंगे तब भी ये समीकरण हमारे लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली, समीकरण 4। उसके बाद में उसके बाद में प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कुछ उदाहरण उनको देख लेते हैं। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, पहला उदाहरण क्या आएगा, सुक्रोज का जल अपघटन। तो सुक्रोज का जल अपघटन है वो हमने प्रायोगिक तौर पर पाया कि ये कैसी अभिक्रिया, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया। सभी रेडियो एक्टिव विघटन, तो जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव विघटन होते हैं, कोई भारी नाभिक है वो छोटे नाभिकों में टूट जाए, फिजिक्स में आप पढ़ोगे अभिक्रियाएं, तो भारी नाभिकों किसमें टूट जाए, हल्के नाभिकों के अंदर टूट जाए, तो वो हमारे कैसे कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन। तो सभी रेडियो एक्टिव विघटन होते हैं वो भी प्रथम कोटि का अभिक्रिया होते हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये प्रायोगिक तौर पर हमने ज्ञात किया है, या फिर आपने बुक में से रटा है। थर्ड दे रखा है अमोनियम नाइट्राइट का जलीय विलयन में विघटन। तो जो अमोनियम नाइट्राइट है इसका अगर हम जलीय विलयन में विघटन करें, NH4NO2 है, इसको हमने गर्म किया तो ये टूटता है N2। देखो एक N ये और एक N ये, N2 गैस बन गई, और यहां 2 ऑक्सीजन है, इससे 2 जल के अणु बन जाएंगे। ये भी कैसी अभिक्रिया हमारी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एजो आइसोप्रोपेन का ऊष्मीय अपघटन, देखो N डबल बॉन्ड N, ये हमारा ग्रुप कहलाता है एजो, N डबल बॉन्ड N, ये ग्रुप कौन सा कहलाता है, एजो। देखो एजो ग्रुप हो गए, N डबल बॉन्ड N, ये क्या है, आइसो, ये भी आइसो ग्रुप है, और 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोप। तो इसको अपना बोल देते हैं एजो आइसोप्रोपेन। तो एजो आइसोप्रोपेन है, इसका हमने क्या कर दिया, ऊष्मीय विघटन कर दिया। तो ये क्या करेगा, एक तो N2 गैस बना लेगा और एक C6H14, N2 गैस तो बाहर निकल जाएगी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे ही N2O5 है, जब इसको गर्म करते हैं हम तो ये NO2 और O2 गैस देता है। ये भी कौन सी कोटि का अभिक्रिया का उदाहरण हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो ये जो 5 समीकरण दे रखी है अपने बुक में भी है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। तो कोई भी इनमें से एक पूछी जा सकती है कि बताइए कि ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, तो हमको याद ही रखनी पड़ेगी कि ये अभिक्रिया हमारी कैसी है, शून्य कोटि का अभिक्रिया, या फिर प्रथम कोटि का अभिक्रिया, या फिर द्वितीय कोटि का अभिक्रिया, जो भी कोटि इसके। अपने कोर्स में 2 ही, एक शून्य कोटि का अभिक्रिया और प्रथम कोटि का अभिक्रिया। तो आप चाहे शून्य कोटि के अभिक्रिया के उदाहरण याद रख लो, चाहे प्रथम कोटि के। अगर एक के याद है दूसरे का अपना पता चल जाएगा, उनमें से अगर नहीं है तो फिर प्रथम कोटि का है। फिर भी आप कोशिश करोगे ये जो जितने उदाहरण हमको दे रखे हैं ये सभी आपको याद हो। अच्छा, उसके बाद में अब हम बनाएंगे प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए ग्राफ बनाएंगे हम। तो ग्राफ बनाने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ध्यान देना आप, देखो समीकरण 4 से, समीकरण 4 हमारी क्या थी, ln(r) बराबर क्या था, -kT प्लस में ln(r0), तो ln(r0), ये समीकरण हमारी 4 थी। अब ये जो समीकरण 4 है, एक लाइन, सरल लाइन की इक्वेशन देखो ध्यान से, मैथ में हमने पढ़ा है y बराबर mx प्लस c। इसका मतलब क्या है, जो y अक्ष है इस पर तो क्या लेना है,
क्रियाकारक की सांद्रता, वो क्या है, ln r। देखो ध्यान से, ये तो y एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया x एक्सिस। तो y एक्सिस है, इस पर हमको क्या लेनी है, क्रियाकारक की सांद्रता, वो क्या है हमारी ln r। तो यहां पर हमने ले लिया ln r, ऊपर तरफ बढ़ रही है। उसके बाद में x एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, समय t। तो इधर हमारा समय बढ़ रहा है t। उसके बाद में अब y एक्सिस है, इस पर एक बिंदु क्या है हमारा, c है। इस पर जो क्रियाकारक, इसकी अधिकतम सांद्रता कितनी, ln r नोट। तो ये हमारा बिंदु हो गया c, और इस पर सांद्रता कितनी है, ln r नोट। उसके बाद में अब देखो, इसका जो स्लोप है m, ढाल है, वो कितनी है, -k। -k का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब ये इस प्रकार से। तो ये हमारी क्या होगी, ढाल। तो ढाल कितनी आ गई, -k आ गई। तो अगर हम ध्यान दें तो जो हमने प्रथम शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए जो ग्राफ बनाया था, उससे बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें ग्राफ बिल्कुल सेम बना था, बस अंतर क्या है, यहां ln है और यहां क्या है, ln। उसमें क्या था, यहां पर r नोट था और यहां हमने क्या लिया था, केवल r लिया था, बाकी बिल्कुल सेम है। तो अगर ये हमको ग्राफ दे रखा है, इसे तुरंत हम समझ जाएंगे। ये पूछ ले कि ग्राफ देते और पूछ ले कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ है, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो दोबारा एक बार ध्यान से देख लेना, y अक्ष है, इस पर हमको लेना है ln r। r मतलब क्रियाकारक की सांद्रता। तो यहां ऊपर की तरफ हमारी क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ रही है। उसके बाद में x एक्सिस पर हम क्या लेना है, समय t। तो समय t और क्रियाकारक की सांद्रता, इसके मध्य हम ग्राफ बना रहे, तो यहां हमने t ले लिया। उसके बाद में y एक्सिस है, इस पर एक बिंदु c है, जहां पर क्रियाकारक की सांद्रता कितनी है, ln r नोट है। जहां भी नोट आ जाए मतलब क्रियाकारक की अधिकतम सांद्रता की बात कर रहा है। तो यहां हमने कितना ले लिया, ln r नोट। उसके बाद में इसका स्लोप क्या है, m -k। ये अगर माइनस का आता है मतलब ऐसे घटते क्रम में, और प्लस का आता है मतलब बढ़ते क्रम में। तो यहां तक क्लियर है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।